नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अध्याय 2 की धारा 10 के बारे में। ठीक है, ये धारा प्री और मींस के पर्पस दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में इसमें से कम 2 से 3 सवाल बनते हैं, जिनमें से आपका 1 या 2 सवाल प्री में आने की बहुत आशंका है, चाहे वो ADP हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लॉ रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और जुडिशरी में 10 सेक्शन से 8 नंबर का मीन्स का क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ हम आज 10 सेक्शन पढ़ेंगे, साथ ही इसमें प्रीस के कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं और मीन्स में अगर ये आए तो इसे किस प्रकार से लिखना है, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी दूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है। कानों में हेडफोन लगा लीजिए, कॉपी पेन पेपर नोट सब तैयार रखिए। जो मैं बोलूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना कुछ भी देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 10 सेक्शन को डायरेक्ट से रीड करेंगे। इसमें लिखा है कौन से करार संविदाएं हैं। सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और एतत् द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो डिगलॉट से पढ़ा कीजिए और उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपका एक पेपर आता है सेकंड पेपर, जो कि ट्रांसलेशन का होता है, जिसमें अगर आप सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम से हैं और आपको इंग्लिश आएगी तो आपका कुछ नहीं हो सकता, और हिंदी मीडियम से और आपको हिंदी आती है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको दोनों जो होते हैं लैंग्वेज, उन पर कमांड होना चाहिए। जैसे कि एतत् द्वारा वो क्या कहते हैं, हेयर बाय, अभिव्यक्त एक्सप्रेसली। ठीक है, ये आपको, जैसे विधिपूर्ण उद्देश्य लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे। चलिए, तो हमने इसे पढ़ा, अब हम इसे समझते हैं कि इसमें लिखा है कौन से करार संविदाएं। पहली लाइन हमको ये बोलती है कि सब करार संविदाएं, सारे जो ऑल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कब? अगर वो इन कंडीशन में फॉल ना करें। ठीक है, यदि वे ऐसे हों कि सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के या विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और एतत् द्वारा शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। अगर वो ऐसे होना, जो इसके बाद जो ये पॉइंट दिए गए हैं, अगर ये ऐसे होते हैं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे कि हमने एक लाइन पढ़ी हुई है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट इज एन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है कि सभी जो संविदाएं होती हैं ना, उनमें करार ज़रूर होता है, पर सभी जो करार होते हैं ना, वो संविदाएं नहीं हो सकते। अब सभी करार संविदाएं क्यों नहीं हो सकते? मानो हमने कोई ऐसा करार कर लिया जो कि लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका, या वो किसी लॉ के द्वारा उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं बन पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसे ये बाद में जो सारे इसेंशियल एलिमेंट दिए, इनकी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो बन पाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एक एग्रीमेंट ज़रूर है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्रीमेंट ज़रूर है, पर अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ये ज़रूर नहीं है। क्योंकि हमने स्टेजेस पढ़े हैं। पहला स्टेजेस क्या होता है? प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, देन वो बनता है प्रॉमिस के बाद उसमें कंसिडरेशन होता है, तब वो बनता है एग्रीमेंट। अगर वो एग्रीमेंट इम्पोर्शिएबल बाय लॉ है तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। मीन्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशन पे आ गए, इट मीन्स वो एग्रीमेंट वाली कंडीशन को तो फुलफिल करके आया ही है। पर अगर वो एग्रीमेंट है और अब वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अब हम इसका जो एक इसमें एक्सप्लेनेशन और इसका और भी कुछ है, वो भी हम और पढ़ लेते हैं। इनमें अंतर्विष्ट कोई भी बात भारत में प्रवर्त और एतत् द्वारा अभिव्यक्त निश्चित ना की गई किसी ऐसी विधि पर जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में या साक्ष्यों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो, ऐसी विधि पर या ऐसे दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रभाव नहीं डालेगी। सिंपल सी बात ये कहता है कि जैसा आपने 10 सेक्शन में आगे पढ़ा कि ये चीज़ें जो है इन्हें फुलफिल करनी चाहिए, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। अगर एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो चीज़ें तो आपको फुलफिल करनी ही है, बट एक ऐसा कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्पेशली लिखा है कि अगर आपको इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको इसको लिखित ही होना चाहिए, या उसमें दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण ही होना चाहिए, या उसमें प्रेजेंस ऑफ विटनेस ही होनी चाहिए, तो आपको वो चीज़ और एड ऑन करनी पड़ेगी। उस पर जो होगा वो हमारा सेक्शन 10 है ना, उस पर प्रिजुडाइज या उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। इसमें जो भी और एक्स्ट्रा में कंडीशन होगी वो तो फुलफिल वो भी करनी पड़ेगी, और पीछे वाली तो फुलफिल करनी ही है।
ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई अचल संपत्ति का हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसका हम हस्तांतरण करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, तो हम उसे क्या करते हैं, एक तो हम उसे लिखित में करते हैं और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो पहले तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि इंसान सक्षम हो, ठीक है, संविदा करने के लिए सक्षम हो और प्राप्त वे हो, मतलब जो पीछे 10 सेक्शन में लिखी है वो तो सारे फुलफिल हुई, प्लस उसमें ये और फुलफिल होना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड और होना चाहिए। तो इतना आप समझ चुके हैं कि इसमें 10 सेक्शन में कुछ इसेंशियल पॉइंट लिखे हैं। फिर इसमें एक बात और बताता है कि अगर कोई लॉ आपको एक्सप्रेसली बोलता है कि हाँ आपको ऐसा और करना है, तो आपको प्लस में वो और करना पड़ेगा, जब तक कि उसमें एक्सप्रेसली उसे रिपील ना कर दिया गया है। अगर भारत में कोई लॉ इफेक्ट में है या कोई कस्टम इफेक्ट में है या कोई रूढ़ी इफेक्ट में है और वो कोई चीज़ और एक्स्ट्रा बोलती है, तो आपको उसे और फुलफिल करना पड़ेगा। आप उसे फुलफिल कब नहीं करोगे, जब वो रिपील हो गई है। अगर वो रिपील हो जाएगी तो उसे मत करना, बट अगर वो रिपील नहीं है तो उसे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इसे आपके नोट से और इसे समझाती हूँ तो आपको प्रॉपर पूरा समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि इसे मीन्स में कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जब आप मीन्स में लिखोगे ना तो सेक्शन 10 को लिख देना, पूरा डिफाइन कर देना सेक्शन 10 को। ठीक है, इसके बाद आप अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख देना, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई गई है 2H 2 जा में बताई गई है, वह करार जो विधित प्रवर्तनीय हो संविदा है, यानी एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वही करार संविदा हो सकता है जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो। ठीक है, अब आपका सेक्शन 10 जो है वो बताता है कौन कौन से करार संविदाएं हैं, यानी व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कंसिडर टू बी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके आपको इसेंशियल एलिमेंट्स लिखने। इसेंशियल एलिमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट होता है कि संविदा करने के लिए सक्षम कौन है। ये धारा 11 में बताया गया है कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। ठीक है, धारा 11 में आपको पूरा बताया गया, आपको पूरी धारा 11 लिखनी है। ठीक है, धारा 11 में सक्षमता के बारे में बताया गया। सक्षमता के बारे में क्या बताया गया, धारा ये बताती है कि सक्षमता के लिए वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, एक तो प्राप्त व्यय होना चाहिए। प्राप्त व्यय से मतलब है कि उसने मेजॉरिटी गेन कर ली होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बताती है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब पागल या दिवालिया ऐसा होना चाहिए, या फिर किसी भी लॉ के द्वारा उसको ये नहीं बोल दिया गया हो कि आप जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो कि दिवालिया घोषित, न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है, क्या वो आगे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। ऐसा ही हमारी धारा 11 की लास्ट लाइन बोलती है कि वह व्यक्ति अगर विधि के द्वारा संविदा करने के लिए वर्जित कर दिया गया हो, उसी विधि ने वर्जित कर दिया हो कि आप संविदा नहीं कर सकते, तो वो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट आता है कि संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्यचित्त व्यक्ति कौन है। ये धारा 12 में बताया गया है। स्वास्थ्यचित्त व्यक्ति से मतलब होता है कि वो व्यक्ति साउंड माइंड होना चाहिए। इट मीन्स होता है कि उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जब वो संविदा कर रहा है कि इस संविदा का प्रभाव क्या होगा। अगर मैं ये संविदा करता हूँ तो मेरे क्या क्या कर्तव्य होंगे और मेरे क्या क्या अधिकार होंगे, मुझ पर क्या क्या लाइबिलिटीज़ होंगी और मेरे क्या क्या राइट्स होंगे, उसे ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तभी वह संविदा कर सकता है। अगर वो व्यक्ति पागल है तो वह संविदा नहीं कर सकता। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, इसने वी व्यक्ति से संविदा की कि आप 1 जुलाई 2025 को इसने संविदा की कि आप एक टेबल है वो मुझसे मेरे पास एक टेबल है, आप मुझसे 5,000 रुपये में ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया। उसने एक संविदा की ए ने बी से। बी उस समय पागल था, क्या बी संविदा करने के लिए सक्षम है, नहीं, धारा 12 उसे मना कर दी थी, सक्षम नहीं है। समझ में आया। अब हम इन 11, 12 जो भी आगे धारा है ना और अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि हमारा सेक्शन 10 में मीन्स के पर्पज से तैयार हो जाए, आगे मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। थर्ड, इसका इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए कि सम्मति। सम्मति मतलब सहमति, कंसेंट के बारे में धारा 13 में बताया गया है। ठीक है, हाँ, अब आपको बताया गया है इसका जो फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है वो आपको बताता है स्वतंत्र सहमति। सहमति कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति बताई गई है धारा 14 में। स्वतंत्र सहमति से मतलब है कि जब आप सहमति दें तो वो सहमति किसी फ्रॉड में ना दें, कि आपको पूरी जानकारी ना हो, या सामने वाले ने आपको कोई डरा धमका के ले लिया है, या सामने वाले ने अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया है। ठीक है, स्वतंत्र सहमति क्या होती है, स्वतंत्र सहमति वो होती है, स्वतंत्र सहमति में मतलब एक इंसान अपना जो कंसेंट देता है वो बिल्कुल अपनी इच्छा से देता है, उसके किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, उसे किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला जाता। ठीक है, धारा 14 में बहुत अच्छे से बताया गया है कि स्वतंत्र सहमति क्या होती है। जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं, स्वतंत्र सहमति का मतलब होता है अपनी इच्छा से सहमति देना, उसमें किसी प्रकार का झूठ, फरेब, फ्रॉड, कोएर्सन, प्रपीड़न, धमकी कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो स्वतंत्र सहमति हो जाएगी। ठीक है,
हाँ, एक मतलब स्वतंत्र सहमति में आपको बताया गया है कि धारा 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर इनके अंदर आके आपने सहमति दी है या सामने वाले ने इन धाराओं का प्रयोग करके आपसे सहमति ली है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, धारा 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 ये आगे हम पढ़ेंगे कि भूल के द्वारा सामने वाले व्यक्ति ने आपसे फ्रॉड कर दिया, आपसे सहमति ले ली तो वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिफ्थ इसका होता है विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। धारा 23 में बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण होते हैं और कौन कौन से विधिपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य होगा तभी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका एग्रीमेंट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर होगा। ठीक है, लास्ट आपका है कि शून्य करार ना हो। शून्य करार का मतलब है कि वह विधि द्वारा या तो इस अधिनियम द्वारा या कोई भी अन्य अधिनियम द्वारा या कोई भी अन्य विधि द्वारा जो भारत में प्रवर्त हो उसके द्वारा उस एग्रीमेंट को शून्य नहीं किया गया हो। ठीक है, शून्य करार के बारे में आपको धारा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये आपको बताती है। ठीक है, धारा 24 आपको क्या बताती है? धारा 24 आपको बताती है कि यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागत विधि विरुद्ध हो। भागत का मतलब पार्शियल, मतलब एक इंसान एक से कहता है, ए कहता है बी से कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, बदले में आप मुझे 5 किलो चावल और 2 किलो अफीम दो। तो देखो 5 किलो चावल तो सही है, पर 2 किलो अफीम क्या है? ये पार्शली क्या हो गई? पार्शली इलीगल हो गई, पार्शली अनलॉफुल हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? शून्य करार। ठीक है, 25 क्या बताती है? अगर विदाउट कंसिडरेशन आप कोई भी करार करते हैं तो वो शून्य होता है। इसके एक्सेप्शन भी इसी सेक्शन में, बट अभी फिलहाल हम इतनी बात कर लेते हैं। धारा 26 क्या बताती है? कि विवाह का अवरोधक करार शून्य होता है। विवाह का अवरोधक मतलब आप किसी को विवाह करने से रोकने का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, धारा 27 बताती है आप किसी को व्यापार करने से रोक रहे हैं। धारा 28 बताती है आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हैं। धारा 29 बताती है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो निश्चित ही नहीं है, सर्टेन ही नहीं है, उसमें सर्टेनिटी नहीं दिख रही है। आप बोल रहे हैं कि या तो मैं तुम्हें 200 रुपये दे दूंगा या मैं तुम्हें 400 दे दूंगा। अब ये 200 400 क्या है? सर्टेन बोलो ना। 30 बताया जाता है कि आप जब बाजी युक्त करार मतलब होता है कि जब आप किसी पे बाजी लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं तो वो क्या होता है? शून्य होता है। चलिए इसका लास्ट लिखित एवं रजिस्टर्ड करार, ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में और बताया था कि अगर कहीं पर स्पेसिफाई लिखा है कि वो लिखित ही होना चाहिए या वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए या वो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए या उसमें विटनेस होनी चाहिए तो आपको ये तो सारे कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, प्लस में आपको ये चीज़ और करनी पड़ेगी। अब लिखित और रजिस्टर्ड करार कौन से होते हैं? जैसे अगर आपको कोई भी अचल संपत्ति आपको हस्तांतरित करनी है तो आपको वो करार लिखित ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो करार आपको लिखित ही करना पड़ेगा। ठीक है, और उसे रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। अब कालावरोधित कर्ज की अदायगी का करार। कालावरोधित कर्ज मतलब होता है कि आपने एक व्यक्ति को उधार दिया, 10,000 रुपये आपने एक व्यक्ति को उधार दिए। हम इससे ही समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपये 1 जुलाई 2025 को उधार दिए। बी ने बोला मैं आपको ये पैसे 1 महीने बाद यानी 1 अगस्त 2025 को लौटा दूंगा। जब ए इससे मांगने गया, इसने मना कर दिया, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। इसका क्या हो गया? ये जो पैसा था वो ड्यू हो गया। अब ये जो पैसा था जिसने उधार दिया था वो डेप्थ में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? डेप्थ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नाउ इसका सूट करने का राइट हो गया, इसका राइट उत्पन्न हो गया, इसका अधिकार हो गया कि हाँ मैं इस पर वाद ला सकता हूँ। लेकिन लिमिटेशन एक्ट जो होता है, जब अगर हमें किसी से रिकवरी ऑफ मनी करनी हो या रिकवरी ऑफ डेप्थ करनी हो तो सिर्फ उसकी जो लिमिटेशन होती है वो 3 साल होती है। यानी मैं 1 अगस्त यानी 2025, 26, 27, 28, 1 अगस्त 2028 से पहले पहले मेरे को वाद लाना पड़ेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? ये सूट लिमिटेशन बार हो जाएगा और लिमिटेशन बार हो जाने से आपका सूट रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको सीपीसी में बताया जाता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अभी हम इसको देख रहे हैं, समझे? मतलब आप अगर फिर कोई व्यक्ति अगर उसका जो ऐसा कर्ज है जो कालावरोधित हो गया है, जिसकी अवधि निकल गई है और फिर भी वो बोलता है कि अरे भाई साहब ऐसी बात नहीं कि मैं आपको देना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको दे दूंगा, भले ही आपका समय निकल गया, मैं आपको दे दूंगा, आपके 3 साल निकलेंगे फिर भी मैं आपको दे दूंगा। तो जब आप ऐसा करार करोगे ना तो उसे भी लिखित करोगे और रजिस्टर्ड करोगे। ठीक है, समझ में आया कि धारा 10 क्या कहती है कि कौन कौन से जो करार होते हैं वो संविदाएं होते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखो कि सभी करार संविदाएं नहीं होते। सभी संविदाएं करार होती हैं, हाँ सभी संविदाओं में ज़रूर करार होता है, पर सभी करार जो होते हैं वो संविदाएं नहीं होते हैं। ठीक है, अब
कौन से ऐसे करार हैं जो संविदाएं बन सकते हैं। तो अगर वो इसमें जो दिए गए पॉइंट्स हैं अगर इन्हें फुलफिल कर देते हैं तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेते हैं। समझ में। अब आपको लिखना है मीन्स में। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले मीन्स में आप सेक्शन 10 को डिफाइन करोगे, इसको भी करोगे और जो उसके आगे एक्सप्लेनेशन दिया उसे भी डिफाइन करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे धारा 10 के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व में आप संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, धारा 11 को पूरा लिखोगे क्योंकि धारा 11 छोटी सी है 2 लाइन की। फिर आप धारा 12 कौन स्वच्छचित होता है वो भी आप धारा 12 पूरी लिखोगे। धारा 13 सहमति क्या होती है पूरी। धारा 14 स्वतंत्र सहमति क्या होती है पूरी लिखोगे। ठीक है, उसमें 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 ये सब आप पूरा लिख दोगे। फिर विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य धारा 23 आप डिट्टो पूरी लिखोगे। इनके इलस्ट्रेशन मत लिखना, इलस्ट्रेशन लिखोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर आप क्या लिखोगे, शून्य करार। शून्य करार में आप लोगों धारा 24। धारा 24 की सिर्फ क्या लिख देना, अकेली हेडिंग एंड लिख देना, क्योंकि अगर धारा 24 पूरी लिखोगे ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सिर्फ क्या लिख देना, अकेली धारा 24 की हेडिंग। धारा 24 की हेडिंग क्या है, यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागतः विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे। ऐसे ही धारा 25 लिख देना। 25 की क्या लिखोगे, सिर्फ हेडिंग। 25 की हेडिंग क्या है, प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो। ठीक है, धारा 26 की हेडिंग क्या है, विवाह का अवरोधक करार शून्य है, खत्म। धारा 27 की हेडिंग क्या है, व्यापार का अवरोधक करार शून्य है, खत्म। ऐसी 28 की हेडिंग मतलब शून्य करार डाल के, शून्य करार हेडिंग डाल के, और ये जो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है इनको सिर्फ कैसे लिखना है, हेडिंग्स लिखना है। इनका अंदर का नहीं लिखना है, इनका अंदर का लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हो जाएगा। फिर लास्ट में लिखना लिखित एवं रजिस्टर्ड करार, और फिर इसको क्या कर देना है, 2 एग्जाम्पल डाल के और खत्म, बस। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, लिखित और रजिस्टर्ड करार में आपको सिर्फ लिखना है यदि विधि द्वारा अपेक्षित हो कि करार को लिखित एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए तो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए कतिपय करारों का लिखित एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब कतिपय करार कौन से होते हैं, ये आपने 2 एग्जाम्पल दे दिए। मीन्स के लिए आपको 8 में से 7 नंबर पक्के मिलेंगे। प्री के लिए क्या होता है, प्री के लिए सिर्फ आपको ये पूछता है कौन से करार संविदाएं किसमें बताया गया है, धारा 10 में। ये सारे पॉइंट दे देगा। क्या किसी भी करार को संविदा बनने के लिए वह सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, स्वतंत्र सहमति से किया जाना चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया जाना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, उपरोक्त सभी, बस सिंपल इतना लिखना है। ठीक है, आगे चल के हम 11 और 12, 13, 14 इनको आगे वीडियो की में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।